हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट। उससे पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप हो चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैकल्पिक विपणन माध्यम। इसे हम ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स भी कहते हैं। बेसिकली ये किसानों के लिए एक आशा की किरण थी, अ रे ऑफ होप था। क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करें तो किसान जो था वो अपने चावल, गेहूँ, आटा, टमाटर वगैरह को डीलर्स को बेचा करते थे, क्योंकि जो डीलर्स होते थे वो किसानों को सही मात्रा में या फेयर प्राइस उनको नहीं दिया करते थे। बेसिकली यहाँ किसानों को मध्यस्थों के शोषण का सामना करना पड़ता था। जो बड़े बड़े डीलर्स हुआ करते थे वो जितना पैसा किसान का खर्च हुआ करता था हमेशा उससे कम ही दिया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि किसान ने टमाटर की खेती के लिए 25 रुपये खर्च करे, तो बट अब जो बड़े बड़े डीलर्स थे वो उससे कम देने को ही तैयार रहते थे। 23 रुपये या 22 रुपये या 24 रुपये, वो कभी भी किसानों को फुल पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते थे। सो आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसानों ने ट्रैक्टर से भरे भरे टमाटर को सड़कों पर फेंक दिया है, या किसान जो है उसे नदियों में फेंक देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो किसान ने अपनी जो लागत लगाई होती है, जितने रुपए लगाए होते हैं उतने रुपए किसान को नहीं दिए जाते, उससे कम रुपए दिए जाते हैं। तो किसान गुस्से में आकर के अपने सारी फसल को तबाह कर देते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ देखें, जब यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मार्केट शुरू की गई, चैनल शुरू किए गए, तो यहाँ पर हुआ क्या कि सरकार ने किसानों को इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फूड से जोड़ दिया। बेसिकली मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैकडी वगैरह हो गए, केएफसी हो गए या सबवे वगैरह हो गई। अभी यहाँ के जो बर्गर होते हैं, इनमें बर्गर में जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ फार्मर्स के पास जाती हैं कि हमें बर्गर के लिए इस टाइप के आलू चाहिए, या हमें इस टाइप के प्याज वगैरह चाहिए, इस टाइप के हमें टमाटर चाहिए। तो इसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो किसानों को टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती हैं, और इसके साथ सीड्स भी प्रोवाइड करती हैं कि हमें इतनी क्वालिटी के आलू चाहिए या इतनी क्वांटिटी में हमें आलू चाहिए। तो बेसिकली होता क्या था कि ये बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हुआ करते थे, फूड्स की मल्टीनेशनल कंपनियाँ, ये जाया करती थी फार्मर्स के पास और उनको अपना सारे मेन्यू दे करके आती थी कि हमें आलू इतने चाहिए या इतनी क्वांटिटी की, इतनी क्वालिटी के चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती थी वो अपने हिसाब से किसानों को टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करवाती थी, HY सीड्स भी इनको प्रोवाइड करवाती थी, और उन फार्मरों से कहा जाता था कि आप लोगों को इसके लिए एडवांस पेमेंट भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने मध्यस्थों द्वारा, मीन्स की जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे उनका द्वारा जो पहले शोषण किया जाता था कि किसानों के प्रोडक्शन के या किसान के प्रोडक्शन का एक फेयर मूल्य, फेयर प्राइस नहीं दिया जाता था। बट अब इस चीज़ को यहाँ से हटा दिया गया। अब सरकार ने क्या करा कि फार्मर को सीधा बड़ी बड़ी कंपनियों से जोड़ दिया कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ फार्मर से कांटेक्ट करेंगी और अपने प्रोडक्शन को बनवाएंगी। अब हम इसे रीड कर लेते हैं ताकि हम थ्योरी भी लिख पाएँ। तो उसने बोला है कि कृषि विपणन के वैकल्पिक माध्यम, बेसिकली इसके अंदर हम सभी छोटे और सीमित किसानों के लिए ये एक आशा की किरण है जो मध्यस्थों के हाथों में शोषित हो रहे थे। अब यहाँ पे सरकार ने इन छोटे मोटे किसानों को, या काफ़ी सारे जो किसान हुआ करते थे उन सबको मल्टीनेशनल फूड कंपनी से जोड़ दिया गया, ताकि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो किसानों का काफ़ी शोषण कर रहे थे। जितना किसान खर्च कर रहा था उतने रेट के ऊपर उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। बेसिकली उससे कम ही फार्मर को प्रोवाइड किए जा रहे थे पैसे, जिससे कि जो किसान था वो काफ़ी अनसेटिस्फाई था, असंतुष्ट था कि मैं इतने खर्च कर रहा हूँ बट इतने भी रुपए मेरी मेहनत के या मेरी जो प्रोडक्शन किया है वो पैसे नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ से सिस्टम ख़त्म हो गया जो किसानों को शोषण का सामना करना पड़ रहा था। अब बेसिकली यहाँ पर किसान द्वारा उपभोक्ता को प्रत्यक्ष बिक्री का एक माध्यम बना। मीन्स कि किसान अपना प्रोडक्शन अब सीधे तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों में जा कर के देगा, उनको ऑर्डर लेकर के आएगा। तो एक डायरेक्ट चैनल इन दोनों के बीच में आपस में बन गया था।
सो यहाँ पर हमें कुछ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी के नाम दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, तो ये अपनी मंडी के नाम से मशहूर है। बिग बाज़ार आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के राज्य में रायूत बाज़ार मशहूर है। जिस तरीके से हमारे यहाँ बिग बाज़ार फेमस है, ऐसे यहाँ पर रायथू बाज़ार मशहूर है। और उसके अलावा यहाँ तमिलनाडु की बात करें तो उझावर मंडी के द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है कि इन कंपनियों को, इन मल्टीनेशनल्स कंपनियों को किसानों से जोड़ दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर काफ़ी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, जैसे रिलायंस हो गया। तो इसके द्वारा जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ फार्मर के साथ सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं और उन्हें अपने ऑर्डर देती हैं। मीन्स कि किसान और इन कंपनी के बीच एक सीधे तरीके का कांटेक्ट आ जाता है। और ये कंपनियां, जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स फूड कंपनियां अपना ऑर्डर देती हैं, तो इसके लिए ये फार्मर को एडवांस के अंदर पे भी करते हैं कि आप हमें इतना उत्पादन दो, इतना प्रोडक्शन दो, तो हम इतने रुपीस आप लोगों को देंगे, जो भी आप लोगों की आय बनेगी। बच्चों, इसके अलावा इसने एक पॉइंट और दे रखा है कि जो किसान है वो कीमत जोखिम से, प्राइस रिस्क भी इसके अंदर किसानों के बीच में कम होगा। कि ऐसा नहीं है कि उनके प्रोडक्शन में 25 रुपये खर्च हुए तो उन्हें 23 से 24 रुपये दी जाएंगी, उन्हें एग्जिट वो रुपये दिए जाएंगे जितना पैसा उनका खर्च हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फार्मर थे वो कीमत जोखिम से बच गए। बच्चों, अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क, कृषि विविधीकरण तथा बाजार जोखिम। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कृषि विविधीकरण का मतलब क्या है। बच्चों, इसका मतलब होगा कि हमें एग्रीकल्चर, कृषि, खेती बाड़ी को छोड़ करके भी हमारे पास काम के और नए नए अवसर होने चाहिए। इस टॉपिक को हम कहेंगे कि नए नए अवसर। बेसिकली इस टॉपिक का मतलब यही हुआ कि हमारे पास कृषि क्षेत्र को, खेती बाड़ी को छोड़ करके, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ करके और भी एक्टिविटीज़ करने के लिए होनी चाहिए। जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे काम होने चाहिए, बजाय किसके सिर्फ हम कृषि पर ही डिपेंड रहें साल के साल भर। अब हम इसे थोड़ी थ्योरी में स्टडी रीड कर लेते हैं कि कृषि विविधीकरण से अभिप्राय है कि बाजार जोखिम को कम करने हेतु कृषि संबंधी उत्पादक संसाधनों का नई क्रियाओं या फसलों में आवंटन करना। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हमें एक एक्टिविटी पर रहना है। अगर हम एक एक्टिविटी पर रहेंगे तो हमें जोखिम उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस फसल की हम पैदावार करें वो 2 से 3 महीने तक ही रहे, उसके बाद वो बंद हो जाए, या अच्छी वर्षा की वजह से, अच्छी बारिश की वजह से हम अपनी फसल को ना उगा पाए। हो सकता है हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ना हो, हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजेशन, HYV सीड्स ना हो। ऐसे करके हमारे पास कृषि क्षेत्र को छोड़ करके और भी अवसर होने चाहिए जिसमें हम डिपेंड रहें। अगर हमारे पास काम करने के नए नए अवसर होंगे तो विविधीकरण से बाजार जोखिम कम होता है। तो हमारे पास रोज़गार के नए नए अवसर होंगे, रोज़गार को क्रिएट करने के, एक को छोड़ करके और दूसरे अलावा भी हमारे पास चॉइस होगी। बच्चों, उसने यहाँ बोला है कि यदि एक फसल से कम प्राइस मिल रही है, कम आमदनी हो रही है, तो हम उससे शिफ्ट होकर दूसरी फसल पर आ सकते हैं जिसमें हमें अधिक मुनाफा होगा या अधिक लाभ प्राप्त होगा। हम इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेते हैं कि एक फसल से कम आमदनी होती है तो हम उससे दूसरी फसल पर भी आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि बाजार जोखिम कम होगा, हमारे पास काम के अवसर, एक को छोड़ करके अगर एक में घाटा हो रहा है तो हम दूसरे पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। डैट इज़ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मार्केट रिस्क को, बाजार जोखिम को कम करता है। बच्चों, इसने फर्स्ट पॉइंट में यहाँ दे रखा है फसल उत्पाद के विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ उगाने के लिए एक ही फसल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्शन होने चाहिए करने के लिए। इसके अलावा इसने बोला है कि एक फसल सिंगल क्रॉपिंग प्रणाली से बहु फसल मल्टी क्रॉपिंग प्रणाली की ओर अग्रसर होना है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं या एक ही फसल पर हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमें सिंगल क्रॉपिंग पर नहीं रहना है, हमें मल्टी क्रॉपिंग के ऊपर बढ़ना है। कि सिंगल क्रॉपिंग से बढ़ कर के हमें मल्टी क्रॉपिंग के ऊपर डिपेंड रहना है कि हमारे पास काफ़ी सारे करने के लिए प्रोडक्शन हो, ना कि सिर्फ एक ही फसल। जैसा भी यहाँ पे इसने भारत का एग्जाम्पल दे रखा है कि जो भारतीय किसान है वो निर्वाह खेती, सब निर्वाह खेती का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर किसान का
दृष्टिकोण सिर्फ अपने जीवन के सिर्फ बेसिक नीड्स को लेकर ही होता है। उसका मतलब ये हुआ कि जो किसान प्रोडक्शन कर रहा है सिर्फ खाने के लिए कर रहा है, बट अब उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आए। किसान प्रोडक्शन कर रहा है बेचने के लिए, व्यापारी खेती की ओर वो खिसक रहा है। मीन्स कि वो अपना प्रोडक्शन करेगा सिर्फ खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए भी करेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि निर्वाह खेती से व्यापार खेती की ओर खिसकना। सो आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि फसल उत्पादन के विविधीकरण क्या है। सो अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसने बोला है उत्पादन गतिविधि, रोजगार के विविधीकरण। सो बच्चों अब इसने यहाँ पर बोला है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट। अब हमें अपने रोजगार को, सो उसने यहाँ पर बोला है कि हमें फसल खेती से, मीन्स कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर कृषि क्षेत्र से हट करके गैर कृषि क्षेत्र में भी इंक्लूड होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे हमारा प्रोडक्शन हमें सिर्फ कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होगा, गैर कृषि एक्टिविटी में हमें इंक्लूड होना चाहिए। जैसे मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया या हॉर्टिकल्चर हो गया, इससे बहुत से सारे काम देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली इसने यहाँ पर बोला है कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में अपने रोज़गार के अवसर को बढ़ाने के लिए, कि रोज़गार और क्रिएट हो, या निर्धनता से बचने के लिए, या उन लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए, आय में ग्रोथमेंट लाने के लिए हमें गैर कृषि कार्यों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। मीन्स कि कृषि को छोड़ करके दूसरे सेक्टर में भी जाना ज़रूरी है। सो इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा आजीविका के लिए, रोज़गार के लिए, कि लोग बाग जो हैं वो कृषि पर ज़्यादा निर्भर ना रहें, वो दूसरे एक्टिविटीज़ पर इंक्लूड हो जाए। जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। तो ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो गैर कृषि होती हैं। तो कृषि के अलावा गैर कृषि में इंक्लूड होना ही उत्पादन गतिविधि रोजगार के विविधीकरण है। सो आई होप आप लोगों को इसका सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इसका टॉपिक नंबर थर्ड, ग्रामीण विकास की उभरती चुनौतियाँ, डैट इज़ उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण तथा जैविक कृषि। सो हमें यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड रहना है। जब हम डिफरेंट एक्टिविटी में इंक्लूड होंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम कृषि क्षेत्र के ऊपर कम डिपेंड है। मीन्स कि हमें कृषि क्षेत्र को छोड़कर करने के लिए और भी एक्टिविटी है जिसमें हमें इंक्लूड होना है। अब वो एक्टिविटी हम स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन सी है, कि प्रोडक्शन के कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं। तो बच्चों अगर अब हम यहाँ बात करें ऐसी एक्टिविटी की जो कृषि से हट कर के गैर कृषि है, वो है फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, जिसे पशुपालन भी कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो ये वहाँ पर रोज़गार का क्रिएट करने का बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। जो गैर कृषि, जो कृषि से हट कर है, एग्रीकल्चर सेक्टर से हट कर है, वो है पशुपालन है। इसे पशुधन खेती भी हम कहते हैं, डैट इज़ लीफ स्टॉक फार्मिंग भी इसे कहा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। सो अगर हम यहाँ गैर कृषि की बात करें तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हमें भारत में देखने को मिलते हैं। मुर्गी पालन हो गया, सो ये रहा यहाँ पर पोल्ट्री दे रखा है, यहाँ मुर्गी पालन किया जाता है और इसे चिकन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली उन लोगों के लिए जो चिकन खाते हैं। सो यहाँ से दो रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं, पहला पोल्ट्री हो गया और दूसरा यहाँ से चिकन भी हो गया। और इसके अलावा इसने दे रखा है गाय, भैंस और बकरी, भेड़। तो यहाँ फ़ोटो में चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर गाय को। बेसिकली यहाँ पर डेयरी का काम किया जाता है, मिल्क का काम। और इसके अलावा इसने बोला है कि ये भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण घटक है अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर से हम लोग बाहर आएँ। सो अगर अब हम यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात करें कि भारत में कितना परसेंट है, तो उसने बोला है कुल पशुधन में अगर हम मुर्गी पालन की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन 58% है। अगर हम गाय भैंस की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ 24% का है। मीन्स कि 24% लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, मीन्स कि उनके रोज़गार के अवसर इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बकरी और भेड़ की बात करें तो वो 16% तक जनसंख्या जो है वो इससे जुड़ी हुई है। और सन 2012 में भारत में 300 मिलियन
गाय हैं। इसने बोला है कि सन 2012 के डाटा की बात करें तो उसमें हमें डाटा दिया गया है कि भारत में कितने मिलियन गाय हैं। तो यहाँ पे 300 मिलियन गाय हैं, जिसमें 108 मिलियन भैंसें हैं। सो आप लोगों को ये डाटा बहुत अच्छे से याद रखना है, स्पेशली ये कि भारत में 300 मिलियन गाय हैं और उसमें से 108 मिलियन जो है वो भैंसें हैं। सो बच्चों, अगर अब हम आगे के थ्योरी की बात करें तो उसने आगे बोला है कि अधिकांश इलाकों में मीन्स के गांव परिवार की हम बात करें तो पशुधन खेती को या फसल खेती के साथ भी जोड़ा जाता है। मीन्स कि वो लोग गैर कृषि कार्य भी करते हैं और कृषि से रिलेटेड एक्टिविटी भी करते हैं, ताकि वे अपने इनकम को, जो उनकी आय है उसमें वो इंक्रीजमेंट ला सकें, उसको बढ़ा सकें, उसमें चेंजेस ला सकें। सो बेसिकली इसे हम कहते हैं फसल पशुधन मिश्रण कृषि प्रणाली कहा जाता है। सो इस चीज़ को कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी पर डिपेंड होगा एंड नॉन कल्चर एक्टिविटी पर डिपेंड होगा, तो इसको हम बोलेंगे फसल पशुधन मिश्रण कृषि प्रणाली, दैट इज़ मिक्स क्रॉप डीपली स्टॉक फार्मरिक सिस्टम भी कहा जाता है। एक कृषि एक गैर कृषि, ताकि लोगों की आय में इंक्रीजमेंट देखने को मिले। सो आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ करके एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हम पशुपालन भी कहते हैं, हम उसके अंदर भी काम को कर सकते हैं या उससे अपने रोज़गार के अवसर को, अपनी आजीविका को जोड़ सकते हैं। सो हम सेकंड अवसर की बात करें कि एग्रीकल्चर को छोड़ करके कौन सा दूसरा वाला अवसर है, तो वो है मत्स्य पालन, जिसे हम फिशरीज भी कहते हैं। बेसिकली मत्स्य पालन वो लोग करते हैं जो फिशिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली वही लोग मत्स्य पालन करते हैं। ये लोग काफ़ी सारी मछलियों को पकड़ते हैं। एक बड़ा सा नेट होता है लोगों के पास, और उस नेट में ही काफ़ी सारी मछलियों को कलेक्ट करते हैं और ऐसे ही बाज़ार में जा कर के बास्केटों में रख करके अपनी फ़िश को रख कर के ये लोग अपनी बास्केट में बेचते हैं, जो इनके रोज़गार के अवसर का स्रोत होता है। बेसिकली यहाँ पे दे भी रखा है कि मत्स्य पालन कृषि के बाहर की अगर हम बात करें, जो एग्रीकल्चर से हट करके, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड नहीं है, तो खेती बाड़ी से हट करके ये आजीविका का एक रिसोर्स है, जिससे लोगों को आजीविका में सहायता मिलेगी, रोज़गार प्राप्त करने में। सो इसको एक चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि किस तरीके से ये लोग फ़िश मार्केट जाते हैं, बास्केट में फ़िशेस रखते हैं और उससे जा कर के सेल करते हैं। सो अब हम इसे थोड़ा रीड कर लेते हैं। सो उसने बोला है कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो कोस्टली एरियाज़ हैं, जो जैसे तमिलनाडु, तो भारत में ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में जो फिशरीज होता है, जो मछली पालन होता है, वो उन लोगों के रोज़गार का बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये उनका मुख्य स्रोत होता है, जिससे उनका रोज़गार जुड़ा हुआ होता है। सो अगर हम जीडीपी के योगदान की बात करें कि मत्स्य पालन कितना % योगदान देता है देश की जीडीपी में, तो उसने बोला है यहाँ पर कि प्रेजेंट में ये जीडीपी के अंदर टोटल 0.9% का योगदान देता है, जो कि काफ़ी कम है। सो अगर अब हम यहाँ भारत की बात करें तो भारत में मछुआरों का समुदाय जो फिशिंग कम्युनिटी से संबंध रखता है, मछली पकड़ने के अंतवर्ती, मीन्स कि इनके पास महासागर स्रोतों के ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, जैसे झील हो गई, नदियाँ हो गई या प्राकृतिक तालाब हो गए, तो इनमें ये काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ से रोज़गार प्राप्त होता है, ये इनके जीविका का साधन होता है। सो बेसिकली अगर हम इस रीड करें तो उसने आगे बोला है कि इन सभी स्रोतों को कहा जाता है जिसके अंदर महासागर इंक्लूड होता है, तालाब इंक्लूड होता है, और इसके अलावा जलधारा भी इसमें शामिल होती है। सो बेसिकली हम कहते हैं जलागर, वाटर बॉडीज इसे कहा जाता है, जिसके अंदर मछुआरे जो हैं वो अपनी आजीविका की, सो बेसिकली ये जो समुदाय होता है, ये लोग इसे अपनी आजीविका का, रोज़गार का साधन मानते हैं, जिसमें ये इसको मदर प्रोवाइडर के रूप में स्वीकार करते हैं और इनकी पूजा पाठ करते हैं। सो अगर हम आगे बात करें पॉइंट नंबर 3 की, सो यहाँ आगे हमें पेज के ऊपर मत्स्य पालन को और सिंप्लीफाई किया गया है, जिसने बोला है कि मछुआरा समुदाय के जो लोग होते हैं, जो फिशिंग कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई अवस्था में हैं।
सो हमें यहाँ देखा जाए तो काफ़ी बेरोज़गारी देखने को मिलती है, लोगों की आय यहाँ पे काफ़ी कम होती है, श्रम की गतिशीलता का अभाव पाया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अनएजुकेटेड होते हैं, तो उन्हें इतनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का या उसके बारे में पता नहीं होता। सो बेसिकली इसने यहाँ पर मत्स्य पालन को अप्रिशिएट करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला है कि मछुआरा समुदाय को जो फिशिंग कम्युनिटी होती है उसमें हमें साख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, मीन्स कि उन्हें उधार दिया जाए। और इसके अलावा ताकि हम उनके जो वो उधार अवस्था ग्रस्तता के अंदर पड़े हुए होते हैं, एक दुष्चक्र के ऊपर जो पड़े हुए होते हैं वो तोड़ा जा सके, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। जब उनको उधार दिया जाएगा तो वो अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज लेकर के आएंगे। और इसके अलावा हमें फिशिंग कम्युनिटीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, जिससे SGS ग्रुप कहते हैं कि अपने ग्रुप बनाओ और अपने ग्रुप मेंबर की मदद करो। सो बेसिकली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि खुद की मदद करो, अपने ग्रुप से रिलेटेड सभी लोगों की मदद करो। स्वयं सहायता समूह को अप्रिशिएट किया गया ताकि वो लोग साख की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हों। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर होता क्या आता है कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ 10 लोग जुड़े हुए हैं और इन 10 लोगों ने 1,000 रुपये जोड़े, तो इन 10 लोगों ने 1,000 रुपये जोड़े तो टोटल अमाउंट है 10,000 देखने को मिल रहा है। सो अब ये लोग बनाते हैं इसकी पर्चियाँ, जिसमें भी पर्ची का नाम आता है उस व्यक्ति को ये राशि सौंप दी जाती है, 10,000 रुपये दे दिए जाते हैं। देन वो व्यक्ति इनको जेन्युइन इंटरेस्ट रेट के ऊपर इन्हें पैसा प्रोवाइड कर देता है, जिसमें ये आपस में बांट लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर उधार की आवश्यकता को ये पूरा करने में काफ़ी सिद्ध रहा। अभी 10,000 रुपये उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जिसको उस पर्ची में नाम आया था। सो बेसिकली यहाँ बचत को, सेविंग्स को अप्रिशिएट किया गया, लोगों में बचत की आदत को अप्रिशिएट किया गया। और इसके अलावा इसने जो तीसरा सुधार दिया है वो दिया है कि हमें मत्स्य प्रौद्योगिकी में सुधार किया जाए, हमें टेक्नोलॉजी में चेंज लाना चाहिए, इसमें मछुआरा समुदाय को उपलब्ध करवाया जाए, मीन्स की फिशिंग से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो इन लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। सो अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो उद्यान विज्ञान या बागवानी, जिसे हम हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। अभी हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जो भी फल सब्जी से रिलेटेड होगा वो हॉर्टिकल्चर है। सो बेसिकली इसने बोला है अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ये रोज़गार के एक अन्य विकल्प स्रोत है, जिसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये गैर कृषि से रोज़गार के एक स्रोत की बजाय फसल के उत्पादन के विविधीकरण की बात है। मीन्स इसके अंदर हम नई नई फसल को बोते हैं, इस पर बेसिकली अलग अलग प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पे फ्रूट्स की खेती की जाती है, यहाँ वेजिटेबल्स की खेती की जाती है, यहाँ फूल की खेती की जाती है, यहाँ पौधों की खेती की जाती है। तो ये तो बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इस प्रोडक्शन के अंदर हमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया जाता है। फल हो गई, सब्जी हो गई, सुगंधित फूल पौधे हो गए, तो इसमें ये सब शामिल होता है। और उसके अलावा इसने बोला अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो उसका देश की GDP में लगभग 6% तक का योगदान देखने को मिलता है। इसने यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखा है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर सीड्स को दिखाया गया है, यहाँ ऑरेंजेस को दिखाया गया है, गुआवास को दिखाया गया है, मीन्स के डिफरेंट टाइप ऑफ फसल को यहाँ उगाया जाता है और उसका प्रोडक्शन किया जाता है। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो इंडिया कंट्री, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इस लाइन में कि भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के प्रोडक्शन का सबसे बड़ा दूसरा स्थान है, और जो फर्स्ट नंबर पे है वो फर्स्ट नंबर पर चाइना है फल और सब्जियों के प्रोडक्शन में, और दूसरे नंबर पर इंडिया है फल और सब्जियों के प्रोडक्शन में, दूसरा बड़ा स्थान इसको प्राप्त है। तो अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन सी फसल है, जैसे कौन कौन से प्रोडक्शन है जिसमें भारत को काफ़ी महारत या हासिल है, तो उसने यहाँ पर दे रखा है आम, केला, नारियल, काजू और काफ़ी इंग्रेडिएंट टाइप के मसाले हो गए। तो इन सब के उत्पादन के अंदर भारत को काफ़ी प्रसिद्धता हासिल है। सो उसके बाद यहाँ पर एक टर्म आई है, डैट इज़
गोल्डन रेवोल्यूशन, जिसे हम स्वर्णिम क्रांति भी कहते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो वर्ष 1991 से 2012 की बात करें तो इसके अंदर फसल उत्पादकता, अब ये गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है, जो हनी से रिलेटेड होगा, बेसिकली जो शहद से रिलेटेड होगा और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होगा, या यहाँ पे फलों और सब्जियों की खेती यहाँ पर की जाती है। बेसिकली ये हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होता है, जो लोगों के रोज़गार के अवसर का या जीविका का बहुत महत्वपूर्ण साधन माना गया है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से, कृषि क्षेत्र से हट करके होता है। सो अगर यहाँ देखा जाए कि जो भी लोग हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में, उत्पाद में लगे हुए हैं, कृषि परिवार के आय स्तरों में या इन लोगों की हमें इनकम के लेवल में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है, जो लोग हॉर्टिकल्चर में लगे हुए हैं। बेसिकली जब भी हॉर्टिकल्चर आएगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन किए जाते हैं, मीन्स कि अलग अलग फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। अब वो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, सुगंधित फूल हो गए, या ट्रीज़ वगैरह हो गए, ट्रीज़ लीव्स वगैरह हो गई। सो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कृषि क्षेत्र को छोड़ करके और हमारे पास कौन कौन से अवसर हैं। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सो जब तक के लिए गुड बाय।